यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए गेस पेपर। जी हाँ, यहाँ से आपका होगा 70 में 70 नंबर पक्का, बिल्कुल। क्लास 12th केमिस्ट्री का गेस पेपर है। अब देखिए, अब इम्पॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़ो और चीज़ों के चक्कर मत पड़ो, क्योंकि मैं पूरी तैयारी आपको यहीं करवा रहा हूँ। तो आपको क्यों कहीं पर जाना। भाई साहब, वायरल पेपर चाहिए ना, कब मैं वायरल पेपर आपके हाथों में दे दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा पेपर जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा, ठीक है ना। तो दिन यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे टाइम कच्छू नहीं बचा है भैया, अब टाइम कुछ नहीं बचा बा। अब आपको केवल क्या करना है, नंबर को स्कोर करना है हमारे साथ। आपके लिए बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यार, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, जाओ वहां से ज्वाइन करो और वहां से डाउनलोड करो अपने पीडीएफ को। तो ये देख सकते हैं, ये आपका जो पेपर कोड है, जो गेस पेपर का पेपर कोड क्या है, 347 जीके पेपर कोड है। ये 2024 रसायन विज्ञान का है। कितने नंबर का पूर्णांक रहेगा, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, समय रहेगा, ठीक है ना। मैं आपको हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को मैं बहुत अच्छे समझाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस गेस पेपर को तैयार कर लेना। गेस पेपर का मतलब ही होता है ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, उसका मतलब ही होता है कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला गेस पेपर। सो यार, इस गेस पेपर को आपको कंप्लीट करके ही जाना। और मैं यही नहीं, सभी विषय का, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी विषय का आपको गेस पेपर में प्रोवाइड कर रहा हूं लगातार। देखिए, कुछ यहाँ पे दिए रहेंगे नियम निर्देश की, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको देना रहेगा। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर आपको लिखना रहेगा, जहां आवश्यक हो वहां आपको रासायनिक समीकरण भी क्या रहेगा, लिखना रहेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें कितने विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। और सही आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पे क नंबर है, एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो वह तंत्र क्या होगा। खटकोड़ी होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, चतुष्कोणी होगा या फिर मोनोक्लिनिक होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोम्बोहेड्रल। क्या हो जाएगा आपका, रोम्बोहेड्रल हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे एक ख वाला है बहुविकल्पी, निम्न में से किस 0.1 एम मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। यानी कि इसमें आपको बताना है किसका जो हिमांक रहेगा वो न्यूनतम माना जाएगा, सोडियम क्लोराइड का, यूरिया का, पोटेशियम सल्फेट का या फिर ग्लूकोज का। तो निम्नलिखित में से किस 0.1 जलीय मोल का हिमांक क्या माना जाएगा, न्यूनतम माना जाएगा। तो वो जो न्यूनतम माना जाएगा वो माना जाएगा पोटेशियम सल्फेट का। किसका माना जाएगा न्यूनतम, पोटेशियम सल्फेट का जो हिमांक होगा वो 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, किसका, पोटेशियम सल्फेट का। उसके बाद है यहाँ पे अगला बहुविकल्पी, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है। अगर वेग स्थिरांक की बात करें तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर सदैव क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है, यानी कि इसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है, लैक्टोज, स्टार्च, माल्टोज या फिर फ्रैक्टोज। तो इसमें आपको मोनोसैकेराइड का क्या बताना है, आपको उदाहरण बताना है। तो जो मोनोसैकेराइड होता है वो मोनोसैकेराइड क्या होता है, फ्रैक्टोज। तो फ्रैक्टोज मोनोसैकेराइड है, जबकि लैक्टोज तथा माल्टोज और स्टार्च ये सब क्या होते हैं, ये सभी पॉलीसैकेराइड है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, फ्रैक्टोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। फ्रैक्टोज क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। और लैक्टोज और माल्टोज ये कैसे होते हैं, यह आपके डाइसैकेराइड होते हैं। और स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला वाला प्रश्न है, जब एसिटिक अम्ल को पेंटाफॉस्फोरस ऑक्साइड यानी P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी जब एसिटिक जो अम्ल होता है उसको हम लोग P2O5
के साथ क्या कर दे, गर्म कर दे, तो हमें कौन सा यौगिक फिर मिलता है, CH3CO का होल ट्वाइस O, या फिर CH4, या फिर CH3CO CH3, या फिर CH3CHO। तो इसमें से अगर मोनोसैकेराइड की बात करें तो इसमें से लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। जब एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटॉक्साइड यानी P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो हमेशा और हमेशा CH3CO का होल ट्वाइस डॉट O एस्टर बनता है। क्या बनता है, ये वाला यौगिक एस्टर बनता है। उसके बाद है एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है, यानी जो एमाइड है इसका एमीन में परिवर्तन किस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, या वुटर्ज अभिक्रिया। क्या यहाँ पे वुटर्ज अभिक्रिया या फिर कैनिजारो अभिक्रिया। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वो क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया यानी सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो एमाइड का एमीन में परिवर्तन किस अभिक्रिया द्वारा करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा करते हैं। ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, ये गेस्ट पेपर बनाते समय उसको भी उठा लिया गया है। देन आपको ये नहीं पढ़ना, ये आपके गेस्ट पेपर से आउट ऑफ है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। देन आप ये सब मत पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पेपर में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है और ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए आपको इसको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ना कि आप पढ़ के चले जाइए अरे गुरुदेव यही आप बताए थे और इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको पढ़ लिए। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर आप हमारे ऊपर बोलोगे कि गुरुदेव आप ही बताए थे, हम पढ़ लिए, अब हमारी गलती क्या है। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमाएं लिखिए। राउल्ट का नियम विलियन वाले चैप्टर में है, जो कि पूरा आपको विलियन पढ़ाया गया है एसकेएम स्टडी पर। तो यहाँ पे है राउल्ट का नियम और इसके बारे में आपको लिखना है पूरा क्या क्या इनकी सीमाएं होती हैं, ठीक है ना, पूरा। सबसे पहले अगर राउल्ट का नियम देखें तो सीधा होता है किसी विलियन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्पदाब यानी कि विलियन के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही क्या होता है, राउल्ट का नियम होता है। और इसकी सीमाएं जो सीमाएं होती हैं कि यह तनु विलियनों पर लागू होता है हमेशा और यह सांद्र विलियन पर विचलन प्रदर्शित करता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं सीमाएं में, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलियनों पर लागू होता है। और एक आठों लिख दीजिए कि वैद्युत अपघट के विलियनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। कोलराउस के नियम को लिखिए कि कोलराउस का नियम क्या होता है, तो सीधा लिखेंगे किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का कुल योग होता है। क्या होता है कोलराउस का नियम। वास्तविक विलियन तथा कोलाइडी विलियन में आपको क्या बताना है, यहाँ पे अंतर बताने की। वास्तविक विलियन क्या होता है, यानी कि जिन विलियनों के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है उसे हम लोग वास्तविक विलियन कहते हैं। और जिन विलियनों के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻5 होता है उसे हम लोग कोलाइडी विलियन कहते हैं। और ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपका 2 इसमें आउट ऑफ सिलेबस पड़ गया है, आप लोग इसको मत तैयार करिएगा, ठीक है ना। इसको हटवा देंगे सर से बोल के, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। क्योंकि भाई साहब गेस्ट पेपर जब बनाया जाता है ना, वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनको पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं, पहले उनका बाकायदे एनालिसिस किया जाता है, फिर एनालिसिस के बाद ही तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम आप लोगों को कुछ भी ला के ठमा देंगे, सर गुरुजी कुछ भी आप पढ़ा दे रहे हैं, अब पढ़ाई तो दे रहे हैं, पेपरवा में आए ना आए तो ऐसा नहीं करना है ना यार। और जो पेपरवा में आए करेजा वही पढ़ना है और वही हम लोग पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करना, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगला आपका निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखे, यानी जो यहाँ पे उपसंयोजन यौगिक है इनके आपको IUPAC नाम लिखना है। जैसे K3CrC2O4, तो इसका आपका IUPAC नाम अगर आप लिखेंगे तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड, क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब कैसे किया जाता है इस पर डिटेल वीडियो बना हुआ है, नहीं आप अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर मिलेगा यार, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। CONH3 का होल 5 CO3 × Cl, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। अगर इसका IUPAC नाम बोले तो सीधा बोलिए कि पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका IUPAC नाम हो जाएगा।
फिर यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण बताइए। अब बताइए न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं या न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। जो क्षारक एक पेंटोज शर्करा तथा एक फास्फेट अर्धांश से मिलकर बनता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए। जैव अणु से ये चैप्टर लिया गया है। उसके बाद पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं और पी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो पी ब्लॉक के तत्व यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में स्थित तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, उसे हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में स्थित ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में क्या होता है, प्रवेश करता है, उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NH2 और Np1-6 होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका एक सेल है जो कि 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए तथा EMF की गणना कीजिए। तो ये आपको जो तीसरा चैप्टर आपका वैद्युत रसायन, उसमें पूरा डिटेल वीडियोस के साथ इसको सर ने आपको पढ़ाया है। अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाओ यार पढ़ लो, पूरा हम लोगों ने पढ़ाया है, ठीक है ना। मिल जाएगा आपको चैनल पर। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ब्राउनियन गति और स्कंदन। तो यहाँ पर आपको टिप्पणी करना है, किस पर, ब्राउनियन गति और स्कंदन पर आपको टिप्पणी करना है। अब ब्राउनियन गति और स्कंदन तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इसको मत पढ़ना, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है ना। बोल रहे हैं ना, जब गेस्ट पेपर बनाया गया तो उसमें थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया और जो बनाने वाले थे उन्होंने इसको ऐड कर दिया। दिन आपको पढ़ना नहीं है, इसको मैं वैसे भी अलग करवा दूंगा, तो आपको चिंता भी नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, और फिर यहाँ पे ग वाला जो प्रश्न है, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। कि प्रयोगशाला में एथिल एमीन, यहाँ पे अमीन है बट यहाँ पे एमीन रहेगा, कि एमीन आप कैसे बनाएंगे और इनका अभिक्रियाओं के जो समीकरण है उनको देना है। तो दिन आपको टेंशन नहीं लेना है, जब इसका आपको सोल्यूशन कराया जाएगा ना तो दिन आपको ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना अपने नाम के साथ कि सर रिक्वेस्ट है बना दीजिए। तो उस पर मैं सर से बोलूँगा, नीतीश सर से, तो वो आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। मान लीजिए वो नहीं करवाते तो मैं खुद करवा दूंगा यार, पर्सनली मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, टॉलिन अभिक्रमक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये आपका जो ग्लूकोज का संरचना, ये जैव अणु से प्रश्न है। कहाँ से लिए गए हैं, ये सारे के सारे आपके जो जैव अणु चैप्टर है वहाँ से ये लिया गया है। उसके बाद ये क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए, ये वाला है। और फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे संक्रमण धातु के अभिलक्षण और ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं, तो ये आपके क्या है, एक देना है परिभाषा, तो देना आपको ये मिल ही जाएगा संक्रमण धातु वाले। और वैसे भी ये जो संक्रमण तत्व है ना, ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है, और ये आपका 3rd चैप्टर है और ये आपका 2nd चैप्टर है। उसके बाद देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन है कि उपसंयोजन संख्या क्या होती है, उपसंयोगिकों के गुण आपको प्रदर्शित करना है। ये दोनों आपके परिभाषा सहित है, जो कि 4 नंबर के पेपर में रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पे पूछा गया कि उपसंयोजन संख्या क्या होता है, तो सीधा लिखेंगे एक संकुल धातु में आयन की उपसंयोजन संख्या उससे आबंधित जो लिगैंड होते हैं उनके या उन परमाणु की संख्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको मत पढ़ना, ठीक है ना, निकाल दिया गया है। उसके बाद प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधियाँ, प्रमुख गुण, ये इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो ये वाला आप कर लीजिएगा। और एक चीज़, यूपी बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर 2023-24 के लिए जारी कर दिया गया है, जिसका सोल्यूशन मैंने बता भी दिया है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस-केम स्टडी पर। अगर अभी तक आप लोग इन्हें नहीं देखा है तो जाओ यार देख लो, मैंने पूरा उसको पढ़ाया है, एक क्वेश्चन करके सॉल्व करवाया है, तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कि H2S सामान्य उपद्रव है, H2S गैस होता है। फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद ईथर का एल्किल हाइलाइड से विरचन की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया तथा नाइट्रीकरण अपक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, 5 नंबर का है। या फिर कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल एल्कोहल से ईथर, फिनॉल से बेंजीन, एथेनॉल से एथीन, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल और आइसोप्रोपिल से एल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के बारे में इन्होंने बोला है लिखने के लिए, क्या होता है जब, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक ही यार,
ये आपका मोस्ट आईएमपी वाला टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा कि एथिल ब्रोमाइड से सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते तब क्या होता है, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, क्लोरोबेंजीन को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते तो क्या होता है। फिर यहाँ पे एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा टॉलिन अभिक्रमक एवं फेलिंग विलियन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, 5 नंबर का है ये। और इसको आपको कैसे वर्णन करना है, कैनुजारो अभिक्रिया और यहाँ पे जो है क्रॉस एल्डोल संघनन। तो ये आपका मैंने गेस्ट पेपर बनाया है, क्लास 12 केमिस्ट्री का है, आप इसे तैयार कर लीजिए। 70 में यार 23 नहीं 70 में आपका कम से कम 50 प्लस ही आएगा, क्योंकि जो पेपर तैयार करते हैं हम लोग देख सकते हैं पूरा हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन और पेपर को एनालिसिस करके किया जाता है। देन आपको टेंशन नहीं लेना है। एक और हम लोग आपके लिए जुनून बैच लॉन्च किए, मात्र और मात्र 1999 नहीं बल्कि 199 रुपये में है। 199 रुपये में केवल शुरू के 100 बच्चों के लिए है। जाओ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन करो यार। वहाँ पे लास्ट 4 ईयर यानी कि पिछले 4 सालों का पेपर सोल्यूशन PDF साथ वीडियोस के साथ आपको मिलेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जरूर से जरूर चेकआउट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।